लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 हिंदी ज्ञान सागर के पाठ 11 उस रात की बात का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियो अपलोड है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। तो किसी भी वीडियो के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग इस पार्ट को शुरू करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता। अब देखिए, लेखक बता रहे हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसी असंभव घटना घट जाती है जो आदमी के व्यक्ति के आचार विचार को बदल डालती है, पलट देती है। आगे पढ़ेंगे कहानी, जानेंगे क्या हुआ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मतलब कि जो लेखक है इनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। उस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता, मतलब कि जो लेखक है वो उस घटना को कभी भी भूल नहीं पाते हैं या नहीं पा रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बुढ़िया आई हुई है और ये एक आदमी है। ठीक है, एक दिन मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था। अब देखिए, लेखक बता रहे हैं कि एक दिन अपने परिवार के साथ ये आराम कर रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर के देखा, मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी जो कि चेहरे से भिखारी लग रही थी। अब देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है लेखक के द्वारा कि वो जब आराम कर रहे थे तभी क्या होता है, दरवाजे में किसी की आहट सुनाई देती है। तो वो बाहर जाकर के देखते हैं कौन है, तो वो देखते हैं कि एक मैले कपड़े में, मतलब मैले का मतलब क्या हो गया, गंदे कपड़े में एक बुढ़िया खड़ी है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पाते हैं, जो कि चेहरे से भिखारी दिख रही है। मतलब ये जो लेखक है इसे ये बुढ़िया जो है ये भिखारी दिख रही है। लाल रंग का कागज का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाती हुई बिलख कर रो उठी। मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। अब देखिए, लेखक को जब बाहर निकलते हैं तो जो बुढ़िया है वो लाल रंग का कागज दिखाते हुए लेखक को बोलती है कि उसका जो बेटा है वो बहुत बीमार है, और बीमार है तो उसने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बहुत महंगी महंगी दवा लिखी है उसके लिए। ओके, और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो बोल रही है कि कुछ सहायता आप मेरी कर दीजिए, भगवान आपकी भला करेगा। अब इस पे जो लेखक है वो बोल रहे हैं आगे, मैं समझ गया कि भीख मांगने का बहाना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल, कभी बाढ़ या बीमारी के नाम पर। वे भिखारी नहीं कहलाते लेकिन अधिक पैसा कमा जाते हैं। अब लेखक सोच रहे हैं कि जो भिखारी, मतलब ये जो बुढ़िया आई हुई है ये भिखारी नहीं है, लेकिन भीख मांगने का ये एक बहाना बना रही है कि हाँ मेरा बेटा बीमार है, कुछ पैसे दे दीजिए, ये करिए वो करिए। और इन्हें लग रहा है कि आगे जाके कुछ कर लेगी, ज़्यादा पैसा कमा लेगी, इसलिए वो अपने मन में सोचने लगते हैं। आगे वो बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि धर्म के नाम पर, कभी अकाल बाढ़ ये सब के नाम पे, बीमारी के नाम पे क्या करते हैं लोग, पैसे ठगते हैं कि हाँ भीख मांगा बन जाते हैं, भीख मांगते हैं और फिर अधिक पैसे कमा जाते हैं, लेकिन ये भिखारी नहीं कहलाते। मैंने अंदर जाकर बेटी से उस भिखारी को 2-4 पैसे दे आने को कहा। लौटकर बेटी ने बताया, वह कह रही है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ, वह ठीक हो जाए तो लौटा दूंगी। अब देखिए, जो लेखक है वो अपनी बेटी को अंदर जाकर के बोलती है कि जाओ भिखारी को 2-4 पैसे दे करके आ जाओ। अब जब बेटी जाती है तो बुढ़िया उसे लौटा देती है, तो बेटी वापस आ जाती है और वो बताती है अपने पिता को कि वो जो बुढ़िया आई हुई है वो बता रही है कि वो भिखारी नहीं है, वो अपने बेटे के बीमारी के इलाज के लिए कुछ सहायता मांग रही है, पैसे मांग रही है, जो कि आगे जा करके वो लौटा देगी। मैंने बेटी को समझाया, ये सब भीख मांगने के तरीके हैं, पैसों के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते, छोड़ो, थोड़ी देर में खुद लौट जाएगी। अब देखिए, जो लेखक है अपनी बेटी को समझाती है कि भीख मांगने का तरीका है, पैतरा है, ये लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्या क्या लोग नहीं करते हैं, छोड़ो ये खुद थोड़ी देर में लौट जाएगी। तो वो उसे छोड़ देते हैं, कुछ भी उसे नहीं देते हैं। मेरी पत्नी को दया आ गई, उसने बेटी को 1 रुपये का नोट देते हुए कहा, कह देना कि और घरों से मांग ले, किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटी ने आकर बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। अब देखिए, लेखक की जो पत्नी है उनको दया आ जाती है, तो वो अपनी बेटी को 1 रुपये का नोट देती है और बोलती है, जाओ उसे कह दो कि इतना रखिए और कुछ दूसरे घरों से मांग ले। किंतु इस बार बुढ़िया मना कर देती है कि नहीं, 1 रुपये में कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि और घरों से मांग लो, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं और घरों से मांगने जाऊंगी, तो यदि हो सके तो आप दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगी, विद्या में मेरी मदद करे, ऊपर वाला आपका घर
भरा रखेगा। सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है, इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, फिर निराश होकर से चली गई। अब देखिए जो लेखक है वो बोलते हैं, सुन लिया ना तुमने, नखरे भी जो बुढ़िया आई हुई है पूरा दिखा रही है, इससे बात करना बेकार है, अब छोड़ दो इसे, अपने आप चली जाएगी। अब क्या करती है बुढ़िया, 2-3 बार आवाज़ लगाती, आशा था उसे कि वो लोग दे देंगे, तो 2-3 बार आवाज़ लगाती है, लेकिन होता क्या है कि लोग कोई उसका जवाब नहीं देते हैं, तो लोग निराश, फिर जो बुढ़िया है वो निराश होकर के चली जाती है। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से मुझे शहर से दूर जाना पड़ा। मैं मोटरसाइकिल से ही गया और उसी से लौट रहा था कि एक बियाबान स्थान पर मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। अब देखिए क्या होता है कि 3 महीने बाद, इस जब ये घटना घटी है ना कि इसने बुढ़िया को लौटा दिया, इस घटने के 3 महीने बाद क्या होता है कि लेखक को शहर से कहीं बाहर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। तो लेखक के पास मोटरसाइकिल था, तो वो मोटरसाइकिल से ही जाते हैं और उसी से लौट रहे थे। क्या होता है कि बियाबान स्थान मतलब कि जंगल वाले स्थान में, वन वाले स्थान में उनका जो गाड़ी का इंजन है वो ख़राब हो जाता है। मैंने ठीक करने की कोशिश की पर सब बेकार। अब देखिए ख़राब हो गया तो ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तो ठीक नहीं हो पाता है, सारा बेकार हो जाता है उनका काम। चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा नहीं दिखाई दिया। अब जो लेखक है वो चारों तरफ जब उठा करके देखते हैं ना, उन्हें कहीं बस्ती ना कोई कस्बा दिखता है। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी, मतलब कि रात का समय है, जब लेखक वहाँ गए हैं तो ये रात का समय है। आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लग रहे थे, गिद्धड़ों की हुआ सुनाई देने लगी थी। अब देखिए रात भी क्या है, गहराती जा रही थी, ठीक है, घनी होते जा रही थी। अब आसपास में जो रात में देखिएगा कि आसपास में जो पेड़ पौधे लगे हैं वो भी डरावने से दिखने लगते हैं और गिद्धड़ों की जो हुआ सुनाई देने लगी थी। जंगली जानवरों और चोर लुटेरों से के डर से मैं घबरा उठा। अब देखिए लेखक जो है ये जंगली जानवरों से, चोर लुटेरों के डर से घबरा उठते हैं। अचानक मेरी नज़र सामने दूर टीले पर पड़ी। मन की एक आशा बंधी, मैं साहस बांधकर टीले पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल की सड़क के किनारे ही छोड़ दी थी, कुछ ही दूर पर रोशनी दिखाई दी। अब क्या होता है कि अचानक लेखक को दूर पे थोड़ा टीले पर उनका नज़र पड़ता है, उनके मन में एक आशा बनती है, हाँ वहाँ पर कोई रहता होगा, तो टीले तक जाते हैं, मोटरसाइकिल को रोड के किनारे पे, रास्ते के किनारे पर ही छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद क्या होता है, रोशनी दिखाई देती है। वह एक छोटी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। अब देखिए वह जो थी एक छोटी सी बस्ती थी, बस्ती पे घुसने में सबसे पहला घर जो उन्हें दिखा वो उसके दरवाजे को खटखटाते हैं। तो क्या होता है कि बुढ़िया जो है लालटेन लेकर के बाहर आती है। मैंने अपनी परेशानी कह सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई, टीले के उस पार खड़ी है। अब देखिए जो लेखक है वो उस बुढ़िया को बताते हैं कि उनका जो मोटरसाइकिल है वो ख़राब हो गया है और टीले के उस पार उसने खड़ा करके आया हुआ है। अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुँच जाऊँ। अब देखिए वो बुढ़िया को बोलते थे यहाँ कोई मिस्त्री है, यदि वो मिल जाए तो मैं घर पहुँच जाऊँगा। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है, पास के गाँव से सुबह उनका बेटा बुला लाएगा, रात भर मैं वहीं ठहर जाऊँ। अब क्या होता है कि जब जो बुढ़िया थी वो बुलाती है अपने पति एवं बेटे को बुलाती है। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में, मतलब जो बस्ती में वो लोग रहते हैं वहाँ पर कोई मिस्त्री नहीं है, रात भर तुम यहीं ठहर जाओ, हम लोग सुबह एक मिस्त्री को बुला देंगे, तुम्हारी गाड़ी को ठीक करवा देंगे और तुम फिर घर चले जाना। मेरे सामने और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एक मात्र चारपाई पर बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुँह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। अब जो लेखक है उसे बुढ़िया बोलती है कि देखिए पहले तो वो बैठ जाते चारपाई पे, अब वहाँ जो बुढ़िया थी वो बोलती है, बेटा हाथ मुँह तुम भी धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। नहीं मुझे भूख नहीं है। अब लेखक बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम खा ले और अतिथि भूखा सो जाए। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। अब देखिए जो बुढ़िया थी वो बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे घर में कोई मेहमान आए, अतिथि आए, वो भूखा सो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और बुढ़िया ने क्या बनाया, तो बुढ़िया ने रोटी और बथुए का साग बनाया था, ठीक है, जो कि उसके सामने रख देती है। अब उसका जो बेटा था वो उनके मतलब लेखक के हाथ को धुलवाता है। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में मैंने बुढ़िया को ध्यान से देखा। देखते ही मैं सन्न रह गया, यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने मेरे दरवाजे पर आई थी। अब देखिए क्या होता है कि खाना खाते खाते वो लालटेन की
रोशनी पे बुढ़िया को ध्यान से देखते हैं तो वो देखते ही देखते क्या होता है, वो सन्न रह जाते हैं। क्यों सन्न रह जाते हैं? क्योंकि ये वही बुढ़िया थी जो इनके घर में मांगने आई थी कि मेरी कोई सहायता कर दीजिए, मेरा बेटा जो है बीमार है। बातचीत से पता लगा कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली। मन ही मन मैं उस दिन के व्यवहार पर लज्जित हो रहा था। अब देखिए, जब वो बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं तो पता चलता है कि ये जो लड़का वो देख रहे हैं यही बीमार था और ये अस्पताल में था। अब बहुत ही मुश्किल से रोटी को निगलते हैं और मन ही मन क्या करते हैं, उनको बहुत ही लज्जित मतलब शर्म आ रही थी उस दिन के व्यवहार पे कि इसने बुढ़िया को भगा दिया था, मदद नहीं की थी। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो व्यक्ति लेखक जो है ये सो चुके हैं और तीनों घर परिवार में जो भी लोग हैं वो तीनों भी सो गए हैं नीचे में। गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका पति और बेटा जमीन पर सोए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। उनके इस भले व्यवहार ने मुझे और भी लज्जित कर दिया। सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अब देखिए, गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका बेटा और उसका जो पति था वो लोग जमीन पे सो जाते हैं, लेकिन उन्होंने लेखक के लिए क्या किया, एक चारपाई बिछा दी। अब इस भले व्यवहार ने, सच्चे व्यवहार ने लेखक को और भी लज्जित कर दिया। सोचते सोचते आंख लग गई, मतलब कि उन्हें नींद आ गई, सो गए वो। सुबह मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। मिस्त्री ने घंटे भर में मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी। अब देखिए, सुबह उठने से पहले क्या होता है कि जो बुढ़िया का बेटा था वो मिस्त्री को बुला करके ले आता है और मिस्त्री जो है घंटे भर में उनकी मोटरसाइकिल को ठीक कर देता है। अब क्या होता है कि जो लेखक है वो बार बार मना करती है कि चाय मत बनाइए, चाय मत बनाइए, लेकिन बुढ़िया जो चाय बना देती है। चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की। हम गरीब जरूर है पर हमारा दिल गरीब नहीं है। अब क्या होता है कि जब लेखक जाने लगते हैं वहाँ पर से, तो ये कुछ रुपए उन्हें देने लगते हैं, कोशिश करने लगते देने की, लेकिन जो बुढ़िया थी वो मना कर देती है। वो बोलती है कि हमने पैसों के लिए, रुपयों के लिए आपकी मदद नहीं की। हमने इसलिए मदद नहीं की कि हम आपकी मदद करेंगे तो आप कुछ पैसे हमें दे देंगे। हम गरीब है, बता रहे हैं कि हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन दिल से गरीब नहीं, दिल से हम लोग बहुत बड़े हैं। मैं वहाँ से चल पड़ा। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया था। मैंने तभी सोच लिया था कि उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूंगा। अमल मतलब पालन करूंगा उसका। ठीक है, अब वहाँ पर से वो चल जाते हैं। तो लेखक के मन के अंदर क्या होता है कि जो बुढ़िया थी उसके परिवार को लेकर के आदर का भाव था। अब क्या होता है कि वो अपने किए भी पछतावा करते कि जब वो बुढ़िया आती है तब इसे कुछ भी रुपए नहीं देते, लेकिन जब इनका मोटरसाइकिल खराब होता है तो इनका मदद करने वाला सिर्फ वो बुढ़िया ही था। ठीक है, वो बुढ़िया ही थी। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया था। अब देखिए, मानवता का पाठ पढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि इसे सिखाया कि तुमने भले कुछ बोला तो नहीं था, लेकिन क्या था कि ये जो लेखक थे तो सीख तो गए एक चीज़ कि मदद करने से कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए। भले गरीब हो लेकिन दिल हमेशा बड़ा रखना चाहिए, दिल कभी भी हमें छोटा नहीं रखना चाहिए। तभी मैंने सोच लिया था कि उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूंगा, मतलब जीवन भर उसका पालन करूंगा। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हमेशा दिल बड़ा रखिए। ठीक है, चाहे आपके पास वो रहे चाहे नहीं रहे, मदद करने के लिए हमेशा आगे बढ़ के रहिए। ठीक है, ऊपर वाला भी देखता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों को ये पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। पार्ट लिखा गया था मिथिलेश्वर के द्वारा। ओके, तो ये हम लोगों का पूरा हो गया। तो यदि आपको स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, हम लोग अदर सब्जेक्ट की वीडियोज़ को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, तो सेकंड चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे जो शब्दार्थ दिए जाते हैं इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।